तरीके से पैनल इस तरफ मूव कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मसला इतना बड़ा है नहीं जितना कि हमने अपने एक्शन ना लेने की वजह से बना दिया है। अगर एक्शन हुकूमत ले तो मसला हल हो सकता है। और जो जाद बशीर साहब ने बातें बताई वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा सारा का सारा हमने दिया, ये पैनल आप उस बोर्ड पर मौजूद है नादरा, और वो आपने वो डेटा भी दिया। तो फिर वाकई गवर्नमेंट की विल हो, गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है और इस मसले से निकल सकते हैं, कर सकती है और आई थिंक करेगी नाउ। आई थिंक देयर नाउ ये जैसे कह रहे हैं, आई थिंक अब ये हो गया है थोड़ा चेंज, रियलाइजेशन हैज कम। जो आप कह रहे हैं ना लास्ट चांस है, आई थिंक उनको भी ये समझ आने लग गया है। ये आपको फील हो रहा है? हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी हुकूमतों ने बहुत सारे दावे किए हैं, इस दफा आपको लग रहा है? आई थिंक लग इस रहा है दफा जो फर्क है वो हुकूमत से ज्यादा अवाम का फर्क है। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट 3 घंटे संडे को जियो टाइम एलोकेट कर रहा है, तो आप कॉस्ट लगा रहे हैं ना इस पे। यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। ये एक रियलाइजेशन है ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी दैट दिस हैज टू बी डन। जैसा जैसा ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, ये आज की नहीं है। आप आर्काइव्स में, अपने जियो के आर्काइव्स में जाएं तो ये मुशर्रफ एरा डिस्कशन है। क्योंकि जब से पाकिस्तान ने नादरा, और नादरा के ऊपर जो पाकिस्तान में काम हुआ वो पूरे ख़त्ते में सबसे एडवांस्ड काम था उस ज़माने में। शायद वो वॉर ऑन टेरर की वजह से था, हमने अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना था कौन किधर है, लेकिन हमने कर लिया एक बहुत बड़ा काम, बल्कि दूसरे मुल्कों को सपोर्ट किया रजिस्ट्रेशन में। और उसके बाद जिस तरह के दूसरे माहिरीन ने आपसे जिक्र किया है, हमारे पास बैंक्स का डेटा है, उम्रों का डेटा है और मुख्तलिफ हर तरह का डेटा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका कुछ करते क्यों नहीं। और ये तो बहुत सॉर्ट ऑफ एडवांस डेटा है। हमारे पास हमारा जो स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करने का इदारा है वो कंप्यूटराइज्ड डेटा कलेक्ट करके उसका PDF लेता है, उसका स्कैन करके ऑनलाइन डालता है ताकि आप और मैं उस डेटा को इस्तेमाल ना कर सकें। तो डेटा एक पॉलिटिकल चीज़ होती है। अगर डेटा खुल गया तो जो बंदा असर रसूख रखने वाला है, जो कि अपना टैक्स उतना अदा नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, उसका नुकसान है। तो वो क्यों चाहेगा कि आपके पास डेटा है। और ये अगेन मुशर्रफ एरा से 15 साल 20 साल हो गए इस बात को, हम इस मसले का सियासी हल नहीं निकाल सके। अगर जब हम अक्सर डिस्कशन करते हैं आइसोलेशन में, बैंक का मसला, टेक्सटाइल का मसला, ऑटो सेक्टर का मसला, और ये इतना देता है वो उतना देता है, अभी तक हमारे पास कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है कि टैक्स और सब्सिडी और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सबको नेट करके कौन कितना दे रहा है। और एक चीज़ जो एक असूलन एक माशरे का असूल होता है कि मैं अगर लाइन में खड़ा हूँ तो मुझे तकलीफ़ ये नहीं कि मैं लाइन में खड़ा हूँ, तकलीफ़ ये होती है कि अगर दूसरा जो है वो कतार को तोड़ के मुझसे आगे आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि माशरे में भी अब ये एक बेचैनी इस बात की है कि सबके ऊपर बोझ है और सबको लगता है कि दूसरा जो है वो ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है। तो इसके 2 हल नज़र आते हैं मुझे। एक तो ये कि किसी तरह वो कर डालो वाली बात, कि हम ये हुकूमत को एक यूनिटरी उसका एक तस्वर लें और कहें कि ये गलत करा था, आज इसको ठीक कर लेना चाहिए। तो ये हो सकता है। और ये वाकई अगर करें और इसको जस्टिफिकेशन के साथ करें। एक स्टडी पिछले 1-2 साल पहले आई थी कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन है, जो सोहेल भाई ने बात की, ज़फ़र भाई ने उसके बाद बात की, पाकिस्तान में टैक्सेशन पूरी दुनिया में सबसे रिग्रेसिव है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर सबसे अमीर 20% जो हैं वो शरई तौर यानी परसेंटेज टर्म्स में कम अदा कर रहे हों सबसे गरीब 20% से। और ये हमारे यहाँ डेटा नज़र आता है। इसका एक हल ये है कि आप डेटा पकड़ें और एक बंदा बिग मैन ऑन टॉप बैठे और कहे कि बस अब कर डालेंगे। और वाकई ये हमारी स्टेट के पास जितनी ताकत है तो हमने पिछले 1-2 साल में देख लिया। लेकिन दूसरा हल ये है कि आप जितनी सियासी फोर्सेज हैं, कोई एक फोर्स इतनी नहीं है कि वो हावी हो के सब मसले ठीक कर दे। अगर करनी होती तो आज तक कर चुकी होती। तो ये है कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको उस सेक्टर के अंदर ऑल एंड ऑल बनाएं। मिसाल के तौर पर प्रोविंसेस और फेडरेशन का एक चलती रहती टसल। विद इन प्रोविंसेस हमारे पास डेवोल्यूशन नहीं है टू द तहसील लेवल। तो पहले एग्जांपल हम ग्रीस की दे रहे थे। मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ चाइना की 70s की हिस्ट्री को। चाइना में 70s में अगेन इसी तरह का क्राइसिस था, हमसे गरीब थे पर कैपिटा टर्म्स में। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने प्रोविंसेस को कहा कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है तो आप खुद इकट्ठा करें और ख़ुद ही लगाएं। बल्कि प्रोविंसेस को नहीं कहा, उन्होंने तहसील लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके उन्होंने कहा कि ये सेक्टर म्यूनिसिपैलिटी उनकी होती है, वो छोटी सी एक इलाका है, लोकल गवर्नमेंट, उसको लोकल गवर्नमेंट को कहा कि आप खुद अपना टैक्स उठाएं, हम आपको इतना दे रहे हैं, वो इतना ही देते रहेंगे नॉमिनल टर्म्स में, जो कि रियल टर्म्स में काम हो जाएगा। लेकिन आप वो जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है वो अगले 5-10 साल उधर ही बैठा है, उधर से टैक्स करेगा, उधर ही लगाएगा और अपने ऊपर लगाएगा। तो अगर वो ब्यूरोक्रेट जो है वो चाहता है कि वो 10 साल बाद खुशहाल हो,
तो उसको अपनी तहसील से रेवेन्यू इकट्ठा करना है। मैं ख़ुद ऐसी गवर्नमेंट की कमेटीज़ के ऊपर बैठा हूँ जिसका काम था कि टैक्स पॉलिसी अगले साल की डिसाइड करनी थी, और जो लैक ऑफ एनर्जी और जो लैक ऑफ कमिटमेंट थी वो इसलिए थी क्योंकि हुकूमत कोई एक यूनिटरी तो नहीं है। वो जो MNA या वो जो MPA बैठा है या जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है वो देख रही है कि अगर हम अभी पहला कदम लेंगे तो हमें गालियाँ पड़ेंगी, राइट। सो इसका एक हल ये है कि आप उन्हें कहें ठीक है आप खुद फैसला करें, लेकिन आपको फेडरेशन की तरफ से पैसे इतने नहीं मिलेंगे, उसके भी फॉर्मूले हम फिगर आउट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप फिर जो वाकई हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो ताकत एग्जिस्ट करती है और वो डेटा एग्जिस्ट करता है, तो फिर कर डालें। वो जो आप बात कर रहे थे चाइना वाली तहसील की, उसमें अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट जो मैंने और आपने पहले भी डिस्कस किया था, सर मैं बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इस पर इख्तलाफ ही करूँगा कि चाइना के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर करप्शन बड़ी थी। अकाउंटेबिलिटी दो तरह से आती है, एक ये कि आपके ऊपर एक बंदा ऐसा बैठा हो कि जो कलेक्ट कर रहा है, he was accountable to the people that he has to invest the money there. सर he was not just accountable, एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि ऊपर से आपके ऊपर डंडा आ रहा है, राइट। वो अकाउंटेबल आप जैसे कह रहे हैं पीपल को इस तरह था, एंड मोर देन अकाउंटेबल उसका इंसेंटिव आपने अपने एरिया की डेवलपमेंट से जोड़ दिया था, राइट। अभी आप जाएं किसी तहसील के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसकी तनख्वाह कितनी है, उसके पास इक़्तिदार कितना है और वो दिन में कितने घंटे आगे काम करता है। अगर आप ये तीन चीज़ें देख लें आप इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि हमने अपने इंसेंटिव अरेंज सही नहीं किए, तो यू कैन फिक्स इट। आई थिंक तो बड़ी आप बात है कि जो अली हसन अभी ये कह रहे थे कि 15 साल से डिबेट यही हो रही है जनरल मुशर्रफ के एरा से। अब डिबेट यही इसलिए हो रही है क्योंकि मसाइल वही हैं, मसाइल हमने हल ही नहीं किए। जब मसाइल हल नहीं होंगे तो डिबेट वही होगी। मगर मैंने डिबेट में मोहसिन साहब ये फ़र्क ज़रूर देखा है कि जब हम पहले डिबेट किया करते थे तो मसाइल वही होते थे, मगर ये होता था कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये करना पड़ेगा। अब कहीं और से टैक्स नहीं जमा कर रहे थे तो तनख्वाहदार से और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री से और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब मैं ये फ़र्क ज़रूर देख रहा हूँ कि डिबेट ये है कि मसाइल तो वही हैं, मगर मसाइल का हल कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मसाइल का हल ये है कि आपने वही मसला हल करना है, उसकी जगह बाकी सारे एरियाज़ को आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो आप अब इस बात से मुत्तफिक हैं कि वाकई डेटा है, अगर गवर्नमेंट की विल है तो काम हो सकता है। जी शादे भाई, मेरे ख्याल में इस दफ़ा थोड़ी सी सीरियसनेस इसलिए नज़र आ रही है कि हमने पिछले 25-30 साल में 40% इन्फ्लेशन होते हुए नहीं देखा। हमने जो गुर्बत की सतह है जितनी बढ़ी है अभी उतना नहीं देखी। GDP पिछले 5 साल में 2% एवरेज बढ़ी हमने नहीं देखा। तो अभी जो इश्यूज़ इतने सीरियस हैं कि अभी कोई हल नहीं है। और इसमें जो ज़फ़र साहब ने एग्जांपल दी वो बिल्कुल सही है। जो हमने करेंसी को कंट्रोल किया, जिसके लिए वर्ड यूज़ अखबार वाले ही करते थे आप सहाफ़ी लोग, डंडा। और मुझे तो वाशिंगटन से और वर्ल्ड बैंक से फ़ोन भी आ गया कि यार ये तो आप एक आज़ादी को रोक रहे हो। तो अब यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि डॉलर लेना बेचना आज़ादी नहीं है, वो इलीगल है। डॉलर लेना बेचना सिर्फ एक्सचेंज कंपनीज़ का काम है, मगर अब सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि वहाँ पे नॉन कंप्लाइंस। इसी तरह अफ़गान ट्रेड में भी कुछ इश्यूज़ थे जो हमने या एजेंसीज़ ने उसको रोके। तो आई थिंक हल डंडा ही है। अब इन्फोर्समेंट कह रहे हैं, मेरे ख्याल में डंडे से अलावा कोई हल है ही नहीं। सारा डेटा है। आई थैंक द पैनल, सब ने ये एक्सेप्ट किया कि डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है, मगर जो डेटा है उस पर इन्फोर्समेंट तो की जाए, वो नहीं हो रही। हमने पता नहीं कितनी एमनेस्टी स्कीम्स दी सिर्फ ये कह के कि जब पैसा आ जाएगा सिस्टम में तो टैक्स बढ़ जाएगा, कुछ नहीं हुआ। ये सारी जो बातें हैं सब अपने सेल्फ मुफाद के लिए कर रहे हैं, मगर टैक्सेशन में उसका कोई अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है। ना आई एग्री विद आरिफ साहब जो उन्होंने अच्छा क्लैरिफाई किया कि टैक्स टू GDP तो कम है मगर डिसप्रोपोर्शनेट है। 4 बच्चे हैं, कमा 1 रहा है, 3 नहीं कमा रहे। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का है, लेकिन प्रॉपर्टी में ये सवाल नहीं है एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं है, और कम टैक्स है। आप सारे कराची लाहौर के पॉश इलाकों में एक अपार्टमेंट है 10 करोड़ का, उसका साल का प्रॉपर्टी टैक्स है 50,000 से लाख रुपए। ठीक है, दुनिया में 1 से 2% होता है। इंडिया का एक छोटा शहर पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लेता है। तो रियल एस्टेट में ज़रूरी नहीं है कि जब मैंने प्लॉट खरीदा तो पुणे का टैक्स जो है पूरे सिंध से ज़्यादा है या पूरे पंजाब से ज़्यादा है। करेक्ट, मेरे ख्याल में कराची में 2 बिलियन है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा है, 2 बिलियन है। उनकी वैल्यूएशंस भी ठीक हैं। कराची में 2 बिलियन है और मुंबई में सिर्फ 200 बिलियन से ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में डेवलपर को टैक्स लग रहा है जो प्लॉट खरीद रहा है, इसके अलावा जो रह रहा है उसको भी तो टैक्स देना है ना। अगर एक बंदा 10 करोड़ के अपार्टमेंट में रह रहा है, वो अमीर तरीन है, तो उससे आप साल का लाख रुपए लेंगे या 1.5 लाख रुपए लेंगे। अच्छा, उसमें भी कभी आपने सुना है कि एक अपार्टमेंट को सील कर दिया गया क्योंकि 5 साल से वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देता? ये भी नहीं होता। कोई डिफ़ॉल्ट का तो कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक औरंगजेब साहब सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन है उसमें बहुत सारे जो टैक्सेस हैं जो डिफ़ॉल्टेड हैं वो कलेक्ट नहीं हुए। GIDC पे कुछ कंपनीज़ ने जो स्टे ऑर्डर लेके जितना वो साल में कमा रही हैं, मतलब 3 साल में जितना टैक्स था उतना कमा लिया है।
तो आप ये सोचें ये कितना एम्बिग्यूटी है या कितना बड़ा लीकेज है। तो मेरा तो फर्म बिलीफ है जो इस दफ़ा के लिए कि जिस तरह ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड और करेंसी को कंट्रोल किया गया है और जो पाकिस्तान के शदीद बुरे हालात हैं उसमें डंडे के अलावा या इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट से हम 3,000-4,000 अरब रुपए का टैक्स जमा कर सकते हैं। और जिस तरह आरिफ साहब ने भी कहा अगर इंटरेस्ट रेट कम आएंगे तो 1,000-2,000 वहाँ से हो जाएगी। तो हमारा जो 7-8% है वो बाआसानी अगले 3-4 साल में 3-4% डंडा कहते हैं जो कि ज़ाहिर करेंसी मार्केट की बार बार मिसाल दी जाती है। तो साहब वाकई डंडे की ज़रूरत है या डंडे की भी ज़रूरत नहीं है, विल की ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे वो कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेडर्स को लगाएंगे तो जो ट्रेडर्स टैक्स नहीं देना चाहते उल्टा जो फॉर्मल है या जिन्होंने पॉइंट ऑफ सेल लगा लिया या जो टैक्स देते हैं उनकी तरफ लोग चले जाएंगे। डंडा देने के लिए विल की ज़रूरत है। हमने जमहूरियत को इतना एम्फसाइज कर लिया, जमहूरियत का मतलब है मादर पिदर आज़ाद, मुझसे कोई पूछे नहीं। तो अगर आप कंप्लाइंस करते हैं, जिसको मैं कंप्लाइंस कहता हूँ या इन्फोर्समेंट है, वो हमारी आवाम को नागवार गुजरती है। जमहूरियत का मतलब कानून तोड़ना तो नहीं है ना, जब आप टैक्स नहीं देते तो आप कानून तोड़ सही कह रहे हैं। मगर आप जब भी करेंसी पे हुआ था ये तो डंडे का वर्ड यूज़ होता था, मतलब अंग्रेजी अखबार डंडा लिखता था, डंडा ऑन करेंसी एक्सचेंज। मगर फिर लोगों को कानून की इन्फोर्समेंट के लिए भी हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना वो हम समझते हैं कि चूंकि हम जमहूरी मुल्क में हैं तो टैक्स ना देना जो है वो मेरी आज़ादी है, ठीक है। तो वो कंप्लायंस या इन्फोर्समेंट जो है मेरे ख्याल में उसी से अगले 3 साल में IMF में रहते हुए ये डेफिसिट 4% तक आ सकते हैं। ये शाजिब साहब ये जो डेटा वाली बात हो रही थी, दिस इज द न्यू गोल्ड। और डेटा का हमारा सिर्फ प्रॉब्लम बड़ा एफबीआर को पूरी एक्सेस होनी चाहिए डेटा की, बैंक अकाउंट्स पे। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपसे कहने वाला था। बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, आप ले लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो आपके पास वैसी डेटा जो है ना नादरा से मौजूद है, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। देखिए नादरा को एक्सेस है एफबीआर नहीं, मैं आपको एक और बात को भी हो जाए। 2 चीजें और हैं। बात ये कि एक तो एक्सेस टू द डेटा आज भी इट्स अ बिग इशू। ये नादरा बहुत मुश्किल से डेटा देगी टू एफबीआर, ये भी प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरवीन करना पड़ेगा तो जाएगा। आप मुझे पीटीए से डेटा निकलवा के दिखा दीजिए, मैं शाजिब साहब आपको मिठाई खिलाऊंगा। इंटरनेट बंद हो सकता है, इंटरनेट बंद किया जा सकता है, सारी डिस्कोर्स डेटा निकलवाने का नहीं पता मुझे, सारी डिस्कोर्स के पास इतना जबरदस्त डेटा मौजूद है, आप वो निकलवा के दिखा दीजिए, मैं आपको दोबारा मिठाई खिलाऊंगा। ये हमारा डायलेमा है। एक्सेस टू द डेटा इज अ बिगर प्रॉब्लम। ये तो शबरदस्त साहब भी कहते थे कि जो डिस्कोर्स का डेटा है कि जिनके पास कमर्शियल कनेक्शन है उनके जरिए आप लगा सकते हैं, मगर वहां पर भी दूसरा एक और प्रॉब्लम है, वो कॉस्ट का प्रॉब्लम है। जो एक्सेस टू द डेटा है उसकी क्या कॉस्ट देनी पड़ती है आपको टू यूटिलाइज दिस फॉर योर पर्पसेस, वो इतना महंगा है। इन फॉर नादरा से डेटा एक्सेस करना इज एटलीस्ट 10 times मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट इज आउट देयर इन इंडिया। अच्छा, मैं क्योंकि अगले ब्रेक पर जाने से पहले करंट